नमस्कार दोस्तों। दुनियावी चमक दमक से दूर आइए चलते हैं उन पुरानी गलियारों की तरफ जहाँ गए हुए एक अरसा गुजर गया है। कुछ किस्से बाकी थे शायद, उन्हें पूरा करते हैं अपने छोटे से प्रयास से जिसका नाम है किस्से गलियारों की। और वो भटकता है अजानी सुनसान जगहों में। किले के जरा पहले मनकामेसर घाट के पास मुगल काल का एक टूटा फूटा घाट और सीढ़ियां हैं जिन पर लोहे के बड़े बड़े कुंडे लगे हैं। कभी यहाँ दिल्ली से आकर बड़े बड़े जंगी बेड़े लंगर डालते रहे होंगे। किले के लिए रसद और सिपाही उतरते होंगे। आज सीढ़ियां टूट चुकी हैं। ऊंची जंगली घास और नरकुल उग आए हैं। कीचड़ में जमुना किनारे घड़ियाल ने अंडे दे दिए हैं और कोई सांप केंचुल छोड़कर चला गया है। वो दोपहर को अकेले इन सीढ़ियों पर आकर बैठ जाता है और सोचता रहता है, दुख कि यह केंचुल क्या कभी उतरेगी मन भर से। उसने तो अपना सब कुछ दे डाला था, कुछ बदले में चाहा नहीं था। फिर जिंदगी ने उसे ये अंधेरा, ये सरुग्रासी अंधेरा दिया क्यों। अंधेरे की एक आदत होती है, डसकर उलट जाने वाली। उसे सूर ने चांदनी रात कहा है। कभोंक जामिनी उपज जुन्हैया, डसी उल्टी हुए जात। ऐसी ही एक चांदनी रात में ये गंगा की रेती पर भटकता चला जा रहा था। साथ हैं तीन दोस्त, जगदीश, केशव और चंद्रभूषण धर द्विवेदी। मीलों तक रेत और रेत और रेत, और नीचे बहुत दूर छूट गई है गंगा, और ऊपर एक अदद चमकता हुआ पूरा चांद। सारे दुख घोर अंधेरे और उनकी जिंदगियों से सर्वथा निरपेक्ष। तुम दुख से टूटो या किसी सतरंगे सुकुमार प्यार के उद्वेलन में पंखुड़ी पंखुड़ी खिलकर झूमो। चांद को क्या। और उस दिन, उस बहुत खूबसूरत लेकिन बेहद निषाद सुनसान अकेलेपन के भयावने माहौल में उसे एक कुंजी मिलती है, अपने दुख से दूसरों के दुख के बंद द्वार खोलकर अपने संसार को और व्यापक विस्तृत बनाने की। और उसे एक रास्ता मिलता है। वो दर्द तुम्हारा नहीं, दर्द ये सिक्का है। वो दर्द तुम्हारा नहीं, दर्द ये सबका है। ये दर्द बिराटू जिंदगी में होगा परिगत। है तुम्हें निराशा पर तुम पाओगे ताकत। ओ मेज़ों की कोरों पर माथा रख रख कर रोने वालों, हर एक दर्द को नए अर्थ तक जाने दो। 3 बजे तक, रात के 3 बजे तक वे गंगा की उस चमकती पवित्र रेती के उजले अंधकार में भटकते रहे और कंठ कंठ उस चांदनी में बुलते रहे, चांदनी रात के ठंडे कोहरे की तरह। और वो घर लौटा तो उसने पाया कि वो नहीं रहा। वो अपने आसपास में भूल गया है और बावबी बनकर दूसरों की जिंदगी और दूसरों के दुखों के बंद किलों में बैठ रहा है। और थककर दूसरे दिन सोता रहा और उठा तो बरसों बाद उस दिन फिर एक कहानी लिखी, चांद और टूटे हुए लोग। वो कहानी कहाँ छपी थी अब याद नहीं। माया से लेकर श्रीपत राय की कहानी तक कहानी पत्रिकाओं से उसका कोई परिचय नहीं था। पर किसी तत्कालीन लघु पत्रिका में वो कहानी पढ़कर जब श्रीपत राय ने अपने एक लेख में जिक्र करते हुए लिखा कि इधर कहानी के जमे जमाए नामों से अलग किसी नए लेखक की एक कहानी पढ़ी, चांद और टूटे हुए लोग, और एक नए पहलू से जिंदगी को देखने और उसमें बैठने की कोशिश श्रीपत राय की उस कहानी में लगी, और कि वो कहानी पढ़कर बहुत देर तक मन उदास रहा।
श्रीपत राय की इस अयाचित सम्मति ने उसे कितना सहारा दिया था, ये स्वयं श्रीपत जी को आज तक उसने नहीं बताया। और उसी क्रम में उसने धुआं, युवराज, अगला अवतार, कई कहानियां लिखी। और जब अगला अवतार कहानी अज्ञेय जी ने प्रतीक के लिए स्वीकार की और उसकी प्रशंसा करते हुए पत्र लिखा, तो उसका आत्मविश्वास समुचित दृढ़ हो आया। वो कहानी लिख सकता है, उसे भरोसा हुआ। और कुछ ही दिनों बाद जब निकस की योजना बनी, तो पहले अंक के लिए उसने लिखी गुल की बन्नो, और चैत के फूलते नीम के फूलों की कड़वी, ताजी, मगर उदास कर जाने वाली महक को अपने मोहल्ले के अंदरूनी दुख और अंधेरे और लाचारगी को गुल की बन्नों के बहाने विचित्र चित्रित करने की कोशिश की। गुल की बन्नो लिखते समय कई बार उसके दिमाग में दादा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का एक वाक्य घूम जाता था। दादा से उसे वैष्णवता के संस्कार मिले थे, कड़वाहट के बिना दुख झेलने का मंत्र, और एक चुनौती भी। स्वर्ग और पृथ्वी संकलन के लिए दादा ने एक परिचय वक्तव्य लिखा था। कहानी के रूप में भारती ने पहली बार अपना सजग चरण अस्तित्व की अटपटी भूमि पर रखा है। भारती की अंगुलियों ने एक जीवन के अनेक टुकड़े कर जहाँ जहाँ जिस रूप में संवारने का उपक्रम किया है, सब बड़े प्यार से पढ़ा जाता है। खूब दूर तक भारती की दृष्टि जीवन के परमत्व को छू गई है। समय की लंबी दूरी है और तारुण्य के अरमानों की चहल पहल। भारती को सिद्ध करना है कि मेरा पंक्तियों मेरे पक्षपात नहीं है, घास की कलम से नहीं, सांस की कलम से। और गुल की बन्नों से प्रारंभ हुआ सांस की कलम से लिखना, पर वो कहानी कथा क्षेत्र में सफलता और वास्तविक जीवन में असफलता की ट्रेजिक कॉमेडी का एक विचित्र मोड़ बिंदु बन गई। गुल की बन्नो, जिस कहानी से मैंने अपने मोहल्ले को लेखन के स्तर पर प्रगाढ़ प्यार करना और उसकी अंदरूनी जिंदगी से को गहराई से समझना शुरू किया था, उसी के लेखन के दौरान एक ऐसा विचित्र घटना चक्र शुरू हुआ जिसमें पहले घर की दाम्पत्य की नींवें हिली, फिर मोहल्ला छूट गया। उस समय मन पर पत्थर रखकर नव स्वीकृत दाम्पत्य संबंध से समझौता करके उसके कारण मोहल्ला छोड़ तो दिया, लेकिन कहीं मन को ये हौलनाक एहसास होने लगा था कि संबंध सूत्रों के टूटने की यह शुरुआत है। मोहल्ले से टूटकर कहीं किसी से जुड़ना संभव नहीं, और सारी कोशिशों के बावजूद वो आशंका सच निकली। जिस गृहस्थ के कारण मोहल्ला छूटा था, 2-3 साल लड़खड़ाने के बाद वह गृहस्थ टूट गया। लेकिन अंधेरे दिनों में कितने टूटे, भारी और निराश मन से मैंने अपना प्यारा शहर छोड़ा। 20 बरस की दोस्तियों में आई दरारों और गलत फहमियों के बीच कितने भयानक शून्य को जीते हुए उसके बारे में न मैंने अब तक जुबान खोली, और अब तो वो सब मेरे लिए एक गुजरा हुआ भयानक दुःस्वप्न बन चुका है। अब मेरे लिए नितांत अप्रासंगिक तमाम मनगढ़ंत आरोपों और गर्हित कलंकों का एक ही जवाब होता है, एक स्वाभिमानी निष्ठावान मन के लिए। और वो जवाब है और अधिक प्रांजल समर्पित जीवन, और अधिक उजला व्यक्तित्व। आरोपों का जवाब प्रत्यारोपों से। क्या रखा है इस अंध चक्र में, जब बेहतर काम हो जिंदगी में पूरा करने के लिए। पर यह जरूर है कि 4-5 साल तक लेखन में एक अंधेरा छाया रहा। न अपना मोहल्ला, न अपना शहर, न कविताएं, न कहानियां। पत्थरों में चुनवाते जाते थे लोग मध्यकाल में। विश्वासघात, कृतिघ्नता, आरोप और मित्रघात के ठंडे पत्थरों में दफन एक शव जैसा था मैं। और उसमें फिर जान फूंकी एक दुबली पतली लेकिन बहादुर लड़की ने, जो अब जीवन संगिनी है। और उसे फिर एक गर्माहट दी बम्बई के उन दोस्तों ने जो जिंदगी को व्यापक और गहरे संदर्भों में समझना जानते हैं। मोहन, राकेश, गिरधारी, कमलेश्वर, बेदी, वासु, राही, टीपी
और लखनऊ दिल्ली के वे मित्र जो निःशब्द रहे, पर जिन्होंने फिर मुझ में मृत शब्दों को जगाया, उन्हें प्राण दिए, और गुल की बन्नों के बाद वर्षों की खामोशी को सच पूछिए तो तुड़वाया। मोहन, राकेश और कमलेश्वर की प्यारी भरी लानत मलामतों ने। ये मेरे लिए नहीं। सावित्री नंबर 2, बंद गली का आखिरी मकान, आश्रम, सभी कहानियां बम्बई में लिखी गईं, या तो राकेश के तकाज़ों पर या कमलेश्वर के आग्रह पर। नई कहानियां के लिए, सारिका के लिए। इस कदर मनहसर रहा मैं इन दोनों पर कि बंद गली का आखिरी मकान की पहली 2 किस्तें नई कहानियां में छपीं, पर कमलेश्वर ने वो पत्रिका छोड़ दी तो कहानी भी जहाँ की तहाँ छूट गई। और बरसों बाद फिर बाकी किस्तें लिखी गईं, जब कमलेश्वर सारिका में आ गए। और सच पूछिए तो मैं आभारी हूँ उस अंधेरे के दौर का भी, उस भयानक शून्य में डालने वाले भूतपूर्व आत्मियों और मित्रों का भी, क्योंकि अब मुझे लगता है कि दूसरा उस दौर से गुजरा होता तो मानव मन का गर्हिततम अंधतम नरक साक्षात देख नहीं पाता, महसूस नहीं कर पाता, और बाद में चित्रित भी नहीं कर पाता। आखिर वो अपने आप बनाया हुआ नरक ही तो है, जिसमें सावित्री अपने को डाल लेती है। सब कुछ है उसके पास, उजला, सुखद, प्रामाणिक, पर मन का कोई गुरबैला है जो मन के अंधे पाताल से निकलता है और उसे ढकेलता हुआ ले जाता है अंधे पाताल की ओर। आप पूछेंगे, इस संकल्पहीनता के लिए वो दोषी नहीं है क्या? पता नहीं। दोष और फैसले की अदालती जुबान मेरा कहानीकार सीख नहीं पाया। बरसों पहले एक कैथोलिक कथाकार मारिया का एक बयान पढ़ा था। उसने पूछा था, लेखक का अपने पात्रों से क्या संबंध है? वकील और मुद्दई का, जज और अभियुक्त का? पता नहीं। बस इतना मालूम है उसे कि हर पात्र एक सलीब है, जिस पर कथाकार ईशा की तरह अपने को मिटाता जाता है और हर एक के दांव पर दंड अपने पढ़ लेता है। हर पात्र का नरक अपनी आत्मा पर लेकर उस पात्र को मुक्ति देता है। इसलिए काहे की वासना, काहे का क्रोध, काहे का अभिमान? हमारे भक्ति सूत्र में कहा गया है ना कि काम क्रोध मनादिकम तस्मिन्नेय करणीयम। कहानीकार का अपना काम, क्रोध और अभिमान क्या? किस पर दोष और किस पर फैसला? गोरकी के बचपन पर बनी एक पुरानी फिल्म का आखिरी दृश्य याद आता है। गरीब लड़का गोरकी पिंजरे में बंद सैकड़ों चिड़ियों की एक टूटी फूटी हाई गाड़ी पर बंद सैकड़ों चिड़ियों को एक टूटी फूटी हाथ गाड़ी पर रखकर उस विशाल कूड़े खाने वाले खुले मैदान में ले जा रहा है, जहां वो खेला करता है। अंतिम पंक्तियां थीं, खुले मैदान में, असीम आकाश तले, क्षितिज की ओर, जहां वो सब मुक्त और आज़ाद हो सके। जो सुंदर है, पंखवान है, जिसमें आकाश नापने की ताकत है, मगर जो आज दृश्य और अदृश्य पिंजड़ों में कैद है, घुट रहा है। मैं पहचानता हूँ ये लड़का गौर की नहीं। अरे ये तो वही अपने मोहल्ले का गरीब लड़का है, टूटी साइकिल, फटी चप्पलों वाला, और यही उसकी कथा यात्रा है। बंद पिंजड़ों में घुटती जिंदगियों को खुले आकाश की ओर ले जाती हुई, जहाँ हिमालय की बर्फ है, मुंशी जी हैं, हरिया की उदासी सारंगी बज रही है, जिसका स्वर उतना ही ताज़ा, उदास और कड़वा है जितना चैत में फूलने वाले मेरे मोहल्ले के नीम के फूलों का।